दोस्तों इमेजिन कीजिए दिल्ली का लाल किला, जहां शाम के 6:30 बजे रोज की तरह लोग अपने घर को लौट रहे हैं। हवा में हल्की ठंड है, सड़क पर गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद एक ऐसा धमाका होता है जिसकी आवाज ITO तक सुनाई देती है। कांच टूट जाते हैं, गाड़ियां पलटती है और सड़क पर खड़े लोग उड़ जाते हैं। करीब 15 लोग जिंदा नहीं बचते। प्रश्न केवल इतना नहीं है कि धमाका कैसे हुआ, बल्कि असल सवाल यह है, यह इतना आसानी से हुआ कैसे। 10 नवंबर की शाम एक हुंडई i20 गाड़ी लाल किले के पास वाली सड़क पर आकर रुकती है। CCTV फुटेज दिखाते हैं कि गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जैसे ड्राइवर किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है। गाड़ियों के शीशे 100 से 150 मीटर तक उड़ते हैं। नजदीकी दुकानों में आग लगने शुरू हो जाते हैं और जो लोग वहां थे उनमें से कई लोग को समझ में भी नहीं आया कि हुआ क्या है। वहां चारों तरफ खून ही खून और आग ही आग दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद वहां 7 फायर टेंडर, एम्बुलेंस, पुलिस सब भागते हुए पहुंचते हैं। लोग ई-रिक्शा में घायलों को खुद से अस्पताल लेकर जाते हैं। लेकिन अफसोस, कई लोग हॉस्पिटल पहुंचते ही दम तोड़ चुके थे। दोस्तों ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये था दिल्ली सुरक्षा की सबसे बड़ी गलती। लेकिन बाद में सरकार ने UAPA कानून के तहत केस दर्ज किया। मतलब पुलिस की नजर में ये मामला अब सिर्फ नॉर्मल ब्लास्ट नहीं, बल्कि जानबूझकर आतंकी हमले का शक जैसे लगने लगा। बस यहीं से कहानी और दिलचस्प और थोड़ी डरावनी हो जाती है। पुलिस की जांच में ये 3 सबसे चौंकाने वाली बातें सामने आई। पहला, ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 एकदम घुमक्कर गाड़ी निकली। मतलब ये गाड़ी एक हाथ से दूसरे हाथ और फिर दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाने वाली। पहले पता चला कि गाड़ी के असली मालिक का नाम कुछ और था। फिर जानकारी मिली कि उस मालिक ने इसे देवेंद्र नाम के किसी आदमी को बेच दिया। लेकिन गाड़ी यही नहीं रुकी। दूसरा, गाड़ी अंबाला पहुंच गई। देवेंद्र से गाड़ी कैसे और कब हरियाणा के अंबाला पहुंच गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई ठीक से रिकॉर्ड नहीं, बस गाड़ी घूमती ही जा रही है। तीसरा, अंबाला से ये गाड़ी किसके पास गई, किसने खरीदी, क्यों खरीदी, ये सब इतना उलझा हुआ निकला कि पुलिस को लगने लगा कि कहीं ये सब जानबूझकर तो नहीं किया गया, ताकि गाड़ी इतने लोगों के पास घूमे कि असली मालिक या आखिरी इस्तेमाल करने वाला कौन था ये पता ही न चले। जब गाड़ी बार बार बेच दी जाती है और अलग अलग जगह ले जाई जाती है और बीच में सही कागजात भी नहीं होते, तो पुलिस को समझ नहीं आता कि असली आदमी कौन है। पुलिस को एक एक कड़ी जोड़नी पड़ती है, किससे खरीदी, कब खरीदी, कहां ले गए। और अगर कड़ियां उलझी हो तो पूरी कहानी समझने में मुश्किल हो जाती है। जैसे कोई मोबाइल चोरी हो जाए और चोर उसे बार बार किसी और को बेचता जाए, तो पुलिस को असली चोर पकड़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि मोबाइल किसके पास कब था इसका साफ रिकॉर्ड नहीं मिलता। ठीक यही हाल उस i20 गाड़ी के साथ हुआ। पुलिस की जांच जब और आगे बढ़ी, तब यहाँ कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। फरीदाबाद में एक घर से 3000 किलो बारूद मिलने की खबर ने सबको हिला दिया। सोचिए दोस्तों, 3000 किलो, यह कोई थैली भर पटाखा नहीं होता, ये तो पूरा ट्रक भर विस्फोटक होता है। इतना माल अगर कहीं फोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा इलाका हिल सकता है। जब पुलिस घर में घुसी तो अंदर का नजारा देखकर सब भौचक्के रह गए। कमरे के कमरे सामान से भरे पड़े थे, और वो भी ऐसा सामान जो आम घर में नहीं मिलता। घर के अंदर 5 चीजें मिली। पहला, अमोनियम नाइट्रेट, ये वही केमिकल होता है जिससे बड़े बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं। ये खाद के नाम पर मिलता है, पर इसे गलत तरीके से मिलाओ तो बहुत बड़ा खतरनाक बम बन जाता है। एक बात समझिए, जो लोग भी किसी बड़े साजिश में होते हैं वो सबसे पहले मोबाइल फोन से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आप किससे बातें किए, कहां से किए, कितनी देर किए, यहाँ तक कि आपका फोन किस टावर से जुड़ा है, ये सब पुलिस पता कर लेती है। इसलिए मोबाइल फोन से बचकर कई ज्यादा लोग वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। वॉकी टॉकी में न सिम लगता है, न नेटवर्क चाहिए, और कॉल रिकॉर्ड भी नहीं होता, और इसका लोकेशन ट्रेस करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है।
और सबसे खास इससे बात करते ही आवाज हवा में उड़ जाती है, यानी कि कोई स्थायी रिकॉर्ड नहीं बचता। तो मतलब साफ है वहाँ वॉकी टॉकी का मिलना, यानी कि जरूर किसी ने पुलिस से बचकर पूरी तैयारी कर रखी थी। अब तीसरा रिमोट और टाइमर, ये दोनों चीजें मिलकर बताते हैं कि कोई ऐसा प्लान था जिसमें ब्लास्ट दूर बैठे भी किया जा सकता था या फिर टाइम सेट करके ऑटोमेटिक रूप से भी। चौथा तार, बैटरिया और सर्किट, ये वो बेसिक सामान है जिसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज चालू करने के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे घर की घंटी, रिमोट कार, एलईडी लाइट, ये सब कुछ तार और सर्किट से चलता है। अब जब ऐसे सामान किसी खतरनाक जगह से मिलते हैं तो पुलिस आसानी से समझ जाती है कि किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी थी, क्योंकि सर्किट, वायरिंग और बैटरी को मिलाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। थोड़ी बहुत समझ वाला ही ऐसे पार्ट्स इकट्ठा करता है। इससे यह शक भी होता है कि कोई कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो बिजली या बैटरी से चलकर एक्टिव हो। और फाइनली पांचवा, वहाँ मिले हथियार, और जब हथियार मिले तो समझ जाइए मामला सिर्फ धमाका करने तक सीमित नहीं था, कुछ बड़ा या फिर कुछ बहुत बड़ा गेम चल रहा था। इतना सारा बारूद और इतना सारा सामान किसी छोटी मोटी हरकत का हिस्सा नहीं होता। ये तो सीधी सी बात है कि कुछ लोग बड़ी साजिश की तैयारी में थे। वो कौन थे, क्यों कर रहे थे, ये सब पुलिस अब जोर जोर कर समझने में लगी है। और अगर ये लिंक दिल्ली ब्लास्ट वाली कड़ी से जुड़ता है तो फिर मामला और भी गंभीर हो जाएगा। लेकिन अभी नए अपडेट के मुताबिक दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। शुरुआत में पुलिस के हाथ बस एक जल चुकी i20 कार लगी थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और कार का पूरा सफर एक ऐसे इंसान तक जाकर रुका जिसका नाम बार बार मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसियों ने जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसका सुराग एक कश्मीरी डॉक्टर उमर उन नबी तक जोड़ दिया है, जो पुलवामा का रहने वाला बताया जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि धमाके से पहले यह कार उसी डॉक्टर के पास थी और माना जा रहा है कि 10 नवंबर की शाम ये कार वही चला रहा था जब उसमें विस्फोट हुआ। इसके बाद एक और ट्विस्ट सामने आया, धमाके के तुरंत बाद से यह डॉक्टर लापता बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये कार 43 अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे में दिखी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि कुछ मामलों में डीएनए तक मैच होने की बात सामने आई है। और कई न्यूज रिपोर्ट में सबसे ज्यादा शक वाले व्यक्ति इन पांचों को बताया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये सभी के सभी डॉक्टर हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ब्लास्ट किसने किया, सवाल ये है कि ये इतना आसान कैसे हो गया। जांच में जो सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है कि फरीदाबाद हरियाणा से 3000 किलो विस्फोटक बारूद मिले, तो अचानक राजधानी के पास इतना बारूद कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाया और किसने स्टोर किया, और सबसे बड़ी बात कि किसी को भनक तक क्यों नहीं मिली। अगर कार का सारा टारगेट एक डॉक्टर तक जा रहा था और सीसीटीवी फुटेज में कार 43 जगहों पर रिकॉर्ड हुई, तो फिर इसे बीच रास्ते में रोका क्यों नहीं गया। कुछ रिपोर्ट्स में डीएनए लिंक तक की बातें सामने आ रही हैं और मीडिया में एक शख्स का नाम बार बार उठ रहा है, तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारी एजेंसियों को पहले से इसका संकेत नहीं मिला। बॉर्डर पर इतनी भारी मात्रा में बारूद कैसे पार हुई और इंटेलिजेंस को इतने बड़े मूवमेंट की जानकारी क्यों नहीं मिली, और अगर कोई व्यक्ति शक के घेरे में पहले से था तो ब्लास्ट से पहले उसे पकड़ा क्यों नहीं गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी एजेंसियां फुर्तीली है या फिर घटना के बाद रिएक्ट करती है। ऐसे ही सवाल पुलवामा हमले के बाद उठे थे और ठीक 6 साल बाद वही सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, जवाबदेही मांगना हमारा अधिकार है, और ये सवाल इसलिए जरूरी है ताकि अगली बार किसी को इतनी बड़ी साजिश का अंजाम देने का मौका ही न मिले। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में आंकड़ों से ज्यादा दर्द है। एक कैब ड्राइवर जो रोज की तरह घर लौट रहा था, एक ई रिक्शा वाला जो अपने परिवार का अकेला कमाने वाला था, एक बुजुर्ग आदमी जो अपने बेटे के परिवार से मिलने दिल्ली आए थे। अब उनके घर आज भी खाली पड़े हैं। उनकी माँ, बच्चे, पत्नी अब भी डर में जी रहे हैं। धमाका 1 मिनट में होता है, लेकिन उनके दर्द की गूंज जिंदगी भर चलती है। अब बात करें सरकार की हालत की। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने
सभी के मन को व्यथित कर दिया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने कहा है इसके पीछे जिसकी भी साजिश है बख्शा नहीं जाएगा। ठीक बात है, लेकिन इसके बाद कोई भी डिटेल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? होम मिनिस्ट्री ने ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट क्यों नहीं दी? ओपोजिशन वाले सवाल पूछते रहे, लेकिन रूलिंग पार्टी का फोकस कुछ और मुद्दों पर चला गया। भारत की राजधानी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 15 जाने गई और 3-4 दिन बाद देश वापस अपनी नॉर्मल पॉलिटिक्स पर लौट गया। सोचिए दोस्तों, हम इतने असंवेदनशील कब से हो गए? इतना बड़ा हादसा होता है, लोग मर जाते हैं और हम कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल कर आगे बढ़ जाते हैं। कब से दर्द, मौत और धमाके हमें नॉर्मल लगने लगे? और सबसे बड़ा सवाल, हम हर बार बिना जवाब मांगे चुप क्यों हो जाते हैं? सरकार इस मामले में क्या कर रही है, हमें इसका जवाब देना ही होगा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि सरकार अगर सारी अपडेट दे देंगी तो आतंकवादी चौकन्ने हो जाएंगे। सही है, पर पूरा सच नहीं। देखो, किसी भी जांच का प्लान और सबूत को पब्लिक नहीं किया जाता ताकि अपराधियों को इसका फायदा न मिले। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि जनता को कुछ भी न बताया जाए। हमें बस इतना चाहिए कि सरकार हमें बेसिक अपडेट दे कि जांच कहां तक पहुंची और देश सुरक्षित है या नहीं, और बाकी की टेक्निकल बातें एजेंसियां अपने पास रखे। बहुत मुश्किल से एक वीडियो क्लिप मिला है जब हमारे पीएम खुद मुख्यमंत्री थे, तो वो पीएम के प्रति क्या बोले थे, ये वीडियो क्लिप ध्यान से सुनिए। तो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि विदेशों से घुसपैठ जी आते हैं, घुसपैठ जी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं। अब तो ये खुद पीएम बन चुके हैं, तो इनका बोला गया एक एक बात इन पे लागू होता है कि नहीं, कमेंट में आप जरूर बताना। तो दोस्तों, अब बात करें आतंकवादियों का, तो उनका मकसद सिर्फ हमें मारना नहीं होता बल्कि पूरे देश को डराना होता है। और हम भारतवासी तभी मजबूत बनेंगे जब हम चुप नहीं रहेंगे, हम सवाल पूछेंगे और सच्चाई जानने की मांग करेंगे। 15 लोग मारे गए, उनकी मौत को केवल ब्रेकिंग न्यूज बनकर खत्म मत होने दो दोस्तों। उन परिवारों की जगह खुद को रख कर एक बार जरूर सोचो कि जब कोई अपना खोता है तो वो दर्द और पीड़ा कैसा होता है। दिल्ली में धमाकों की आवाज कुछ मिनटों में खत्म हो गई, लेकिन उस आवाज की गूंज कई परिवारों में आज भी जिंदा है। अगर आप भी मानते हैं कि सुरक्षा और जवाबदेही जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें, जागरूकता फैलाएं और कमेंट में लिखें कि जवाबदेही जरूरी है, क्योंकि आतंकवादी तब डरेंगे जब इस देश की जनता जाग जाएगी।